हे दोस्तों, कक्षा 10वीं साइंस का इम्पोर्टेंट वीवाई सेवेंटी क्वेश्चन के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवाई सेवेंटी क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आज का यह वीडियो आपने शुरू से अंत तक देख लिया ना, तो गारंटी है मेरा कि आज की इस वीडियो से आपका 5 नंबर 100% कन्फर्म हो ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। दोस्तों, बायोलॉजी में से हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि एक प्रयोग द्वारा दिखलाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो आसान भाषा में कैसे प्रयोग द्वारा दिखलाते हैं, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसे प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए गमले में लगा एक मंडहीन पौधा ले लेते हैं, जिसके एक पत्ती को KOH रखकर बांध देते हैं। अब गमले को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। फिर से समझिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य है यानी आवश्यक है। इसे प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गमले में लगा एक मंडहीन पौधा को ले लेते हैं, उसके एक पत्ती में पॉलीथीन में बहुत सारा KOH रख देते हैं। KOH के माने तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रख देते हैं और उस पॉलीथीन को एक पत्ती में बांध देते हैं। अब क्या करते हैं कि उस गमले में लगे पौधे को कुछ समय के लिए सूरज के प्रकाश में रख देते हैं। उसके तत्पश्चात पॉलीथीन से बंधे पत्ती को काट लेते हैं और उसके साथ साथ एक अन्य पत्ती को भी काट लेते हैं। यानी उस पेड़ पौधे में जो भी पत्तियां रहती हैं, तो उस अन्य पत्तियों में से केवल एक पत्ती को काटते हैं और एक पत्ती उसे काटते हैं जिसमें पॉलीथीन में KOH रखकर बांधा गया था। अब दोनों पत्तियों को क्या करते हैं कि आयोडीन के घोल में डालते हैं। तो हम पाते हैं कि आयोडीन के घोल में जैसे ही पत्ती को डाला जाता है, तो पॉलीथीन से बंधे पत्ती के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात CO2 के अनुपस्थिति के कारण पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हुई है। दूसरी ओर जिस भाग पर या जिस पत्ती के भाग पर पॉलीथीन में KOH रखकर नहीं बांधा गया था, उसका रंग गाढ़ा नीला हो गया है, अर्थात CO2 के उपस्थिति के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हुई है। अतः इस प्रयोग से हमें यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अगला सवाल में बोला गया है कि एक प्रयोग द्वारा दिखलाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसे प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए पूर्ण रूप से संचित कोट्रान का एक पौधा लेते हैं। कोट्रान का एक पौधा ले लेते हैं, उसमें से किसी एक पत्ती को हम लोग काट देते हैं, उसके सफ़ेद भाग को पेंसिल से घेर देते हैं। मान लेते हैं कि इस प्रकार से कोट्रान का पौधा होता है, तो इसमें जो सफ़ेद भाग होता है ना, उसे पेंसिल से कुछ दूर का जो स्थान होता है उसे पेंसिल से घेर दिया जाता है। अब एक बीकर में एल्कोहल या स्पिरिट लेते हैं, उसमें पत्ती को डाल देते हैं। जैसे स्पिरिट ज्वालक द्वारा उसे गर्म करते हैं ना, तो क्लोरोफिल निकलकर स्पिरिट या अल्कोहल में घुल जाता है और पत्ता जो है वो रंगहीन हो जाता है। रंगीन के कारण रंगहीन के अलावे रंगहीन हो जाता है। अब परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं, पत्ती को आयोडीन के घोल में डाल देते हैं। तो हम पाते हैं कि सफ़ेद भाग के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात क्लोरोफिल के अनुपस्थिति के कारण उस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हुई है। किंतु जिस भाग पर क्लोरोफिल था उसका रंग जो है वो गाढ़ा नीला हो गया है, अर्थात क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हुई है। अतः इस प्रयोग से यह हमें स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है, एक प्रयोग द्वारा दिखलाइए कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसे प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए कांच का एक बीकर लेते हैं। कांच का एक बीकर के माने तो कांच का एक शीशा का गिलास ले लेते हैं, जिसमें इस प्रकार से पानी को भरकर उसमें हाइड्रिला नामक एक पौधा को डाल दिया जाता है। इस कांच के एक नली में पानी भरकर सावधानीपूर्वक उलट दिया जाता है। अब उपकरण को सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है। रखने के कुछ देर बाद में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रिला के सतह से ऊपर की ओर पानी का बुलबुला उठ जाता है और पानी का जो स्तर है वो पानी का स्तर नीचे की तरह गिरने लगता है। जब प्रनली में पूर्णतः गैस भर जाता है तो उसे सावधानीपूर्वक रख देते हैं।
तथा उसके परीक्षण करने के लिए जलती हुई माचिस की तिल्ली उसके समीप में ले जाते हैं। तो जैसे माचिस का तिल्ली उसके समीप ले जाते हैं ना, तो हम पाते हैं कि माचिस की तिल्ली और तेज़ी से जलने लगता है। अतः इस प्रयोग से हमें यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन गैस का होना काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से विकिरणु अर्थात नेफ्रॉन होते हैं। इसका फिगर अपने दिमाग में बहुत ही आसान तरीके से सेट कर लीजिएगा, क्योंकि नेफ्रॉन का फिगर बनाने के लिए बहुत बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। अब आइए इसका वर्णन जानते हैं। इसका वर्णन अर्थात व्याख्या कैसे करते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक वृक्क में लगभग 10,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। जितने भी वृक्क होते हैं ना, जो मनुष्य का उत्सर्जन अंग कहलाता है, वो वृक्क में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें ग्लोमेरुलस नामक एक कोशिका गुच्छ भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बोमेन संपुट नेफ्रॉन जालिकाएँ अभिवाही धमनी के साथ साथ अपवाही धमनी भी पाए जाते हैं। दोस्तों अभिवाही धमनी का जो व्यास है अपवाही धमनी के व्यास से अधिक होता है, जिसके कारण उच्च दाब के अधीन रक्त छनने लगता है। लेकिन क्या होता है कि रक्त जो छनता है ना, उसे प्रोटीन खनिज लवण तो छान लिए जाते हैं, किंतु ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया तथा यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल, ये तमाम अम्ल नहीं छन पाते हैं, जो बोमेन संपुट कैप्सूल में जाकर जमा हो जाता है। इस क्रिया को ही निस्यंदन क्रिया कहा जाता है। जब छानित द्रव नेफ्रॉन की जालिकाओं से होकर गुजरती है तो ग्लूकोज रक्त नलिकाओं के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है, जो मूत्र नली द्वारा मूत्राशय में जमा हो जाता है और समय समय से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि आखिर नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन किस प्रकार से किया जाता है। आइए अगला सवाल क्या कहता है कि आस्टर्ड के प्रयोग का वर्णन कीजिए। दोस्तों आस्टर्ड महोदय के प्रयोग क्या क्या था, इसी के बारे में आप सभी जो भी कुछ जानते होंगे बता देना है। दोस्तों आस्टर्ड महोदय ने सन 1820 ईस्वी में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित किया था, यानी दिखाया था। उनके अनुसार यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। आइए इसका वर्णन, इसका तो आप लोग सिद्धांत जान ही चुके हैं कि आस्टर्ड महोदय के आखिर सिद्धांत क्या है। फिर सवाल बोला जाएगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो बोलिएगा आस्टर्ड महोदय ने। कब किया था, तो सन 1820 ईस्वी में किया था। अब इसका प्रयोग हम लोग जानते हैं। दोस्तों आस्टर्ड महोदय के नियम को प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए क्या करते हैं कि तांबे का एक तार लेते हैं, जिसके 2 पेचों की से कसकर उसके सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। अब एक कंपास की सुई को चालक तार के समीप ले जाते हैं, तो हम पाते हैं कि कंपास की जो सुई है उत्तर दक्षिण दिशा में ना होकर अन्य दिशाओं में विक्षेपित हो रहा है। अब उसके बाद में क्या करते हैं कि बैटरी के ध्रुव को यानी पोल को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो हम पाते हैं कि कंपास की सुई की दिशा भी बदल जाती है। अतः इस प्रयोग से हमें यही ना स्पष्ट होता है कि सच में विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और जैसे धारा की दिशा बदल दी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ऑटोमेटिक बदल जाती है। अगला सवाल क्या कहता है कि डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत लिखें। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सचित्र वर्णन भी कीजिए। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा विद्युत ऊर्जा में होता है। सवाल यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि डायनेमो का कार्य लिखें। तो दोस्तों डायनेमो का क्या कार्य है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम किया करता है। अब इसका बनावट किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है। यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे तो इसे ही नाल चुंबक कहा जाता है, जिसके बीच में नर्म तार की बनी एक आयताकार कुंडली होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नर्म तार की बनी हुई इस प्रकार से एक आयताकार कुंडली है, जिस पे तांबे का तार लिपटा रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो तांबे का तार लपेटा गया है, जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर का सिरा 2 सर्पी वलयों से जुड़ा हुआ रहता है। 2 सर्पी वलय, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। उसके बाद में क्या करते हैं कि जो बारी बारी से कुंडली को स्पर्श करते हैं यानी छूते रहते हैं। आर्मेचर जैसे घूर्णन करती है ना, तो वे चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है,
जिससे विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अब क्या करते हैं, विद्युत धारा जिसे प्रवाहित होने लगता है, इससे प्रवाहित धारा आवर्त रूप में बदलती हुई दिशाओं में चलती है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और इसी डायनेमो को ही प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ ही क्या होगा। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके सभी सेट का आप PDF ले सकते हैं। अगला सवाल करता है ओम का नियम बताइए। दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I के, या V बटा I बराबर एक नियतांक या एक स्थिरांक होता है। अब इसका सत्यापन कैसे किया जाता है, तो हे दोस्तों, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए परिपथ को चित्रानुसार सजा देते हैं। परिपथ में लगे एमीटर धारा का मान वोल्ट मीटर विभवांतर का मान दर्शाता है। के कुजी है, यानी बटन जो टिपटिपा बटन होता है, RH धारा नियंत्रक है। बिंदु B पर बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जब कुंडली में डॉट लगाते हैं ना, तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है और हम एमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पढ़ लेते हैं। पुनः धारा नियंत्रक का माध्यम से धारा का मान बदल कर अनेक पाठ्यांक भी पढ़ लेते हैं, किंतु प्रत्येक परिस्थिति में V बटा I बराबर एक नियतांक प्राप्त होता है। इससे ओम के नियम का सत्यापन भी हो जाता है। फिर से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले फिगर को देखिए कि ओम के नियम को प्रयोग द्वारा दिखाने के लिए इस प्रकार से परिपथ को चित्रानुसार हम लोग सजा देते हैं। बिंदु A पर यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे R का मतलब ये प्रतिरोध है, ये V पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस माइनस में बैटरी दिया गया है, यहाँ पे स्विच होता है जिसे हम लोग क्यूजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जहाँ पे एमीटर जो है वो धारा का मान बतलाता है, ये जो एमीटर है धारा का मान बतलाता है, और वोल्ट मीटर विभवांतर का मान दर्शाता है। RH धारा नियंत्रक होता है। ठीक है, और जैसे हम लोग क्या करते हैं, बिंदु B पर बैटरी को श्रेणी क्रम में यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। जैसे कुंडली में डॉट लगाई जाती है, यानी स्विच को ऑन किया जाता है, तो ये चारों तरफ से धारा प्रवाहित होने लगता है, यानी चारों तरफ से इसमें करंट आना चालू हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, धारा नियंत्रक के माध्यम से, यानी जो RH जो होता है धारा नियंत्रक, इसी के माध्यम से हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पढ़ लेते हैं, और धारा नियंत्रक के माध्यम से इसका मान बदल कर अनेक पाठ्यांक भी पढ़ लेते हैं, किंतु प्रत्येक स्थिति में V बटा I बराबर एक नियतांक ही हमें प्राप्त होता है, जिससे ओम का नियम का सत्यापन भी हो जाता है। दूसरा नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है, तो अब विभवांतर तथा धारा का मान लेकर एक ग्राफ खींचते हैं, जो एक सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होता है। इससे भी ओम का नियम का सत्यापन हो जाता है, और इस प्रकार से ग्राफ का फिगर आप आसान तरीके से बना सकते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि प्रयोग के माध्यम से बताइए कि सूर्य के प्रकाश में एक नहीं बल्कि 7 रंग होते हैं। आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को मालूम तो हो ही गया होगा कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, लेकिन इसे प्रयोग के माध्यम से आप सभी को बता के बनाना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से फिगर एक बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा प्रिज्म है, यहाँ से श्वेत प्रकाश जैसे प्रिज्म से टकराएगा तो 7 रंगों में इस प्रकार से ये विभक्त हो जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर लाल वर्ण होते हैं, नीचे होते हैं बैंगनी वर्ण। लेकिन इसे प्रयोग के माध्यम से बताइए कैसे, आइए हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसे प्रयोग के माध्यम से दिखलाने के लिए बंद कमरे में खिड़की के सामने 1 सेमी का गोल छेद कर देते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश कमरे के अंदर आ सके। उसके सामने एक सफ़ेद पर्दा लगा देते हैं। अब एक प्रिज्म को सूर्य के प्रकाश से समीप रख देते हैं, तो हम पाते हैं कि पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। अतः इस प्रयोग से हमें यह स्पष्ट होता है कि सच में सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। दोस्तों, इसे प्रयोग द्वारा दिखलाने के लिए एक बंद कमरे में खिड़की के सामने 1 सेमी गोल छेद कर देते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश जो है वो कमरे के अंदर आ सके। अब उसके सामने एक सफ़ेद पर्दा लगा देते हैं और वहीं पे एक प्रिज्म को लाकर रख देते हैं। दोस्तों, प्रिज्म की एक खासियत ये होती है कि जैसे सूर्य का श्वेत प्रकाश पड़ता है ना, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिस पर वर्णों के जो क्रम है ना इस प्रकार से होते हैं। सबसे ऊपर लाल होते हैं, तो सबसे नीचा बैंगनी होते हैं। यहाँ से मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2-3 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं।
कि किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है तो वैसे स्थिति में लाल हो जाएगा, किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है तो बैंगनी हो जाएगा, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो वैसे स्थिति में लाल हो जाएगा, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है तो वैसे स्थिति में बैंगनी वर्ण हो जाएगा। तो हे दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग जान चुके हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसे प्रयोग के माध्यम से कैसे दिखाया जाता है। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप तमाम छात्रों में छात्राओं को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।